बहुत बहुत स्वागत है रूडी जी आपका। आपने व्यस्त समय से निकाल के हमें नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी को दिया। इस कोरोना काल के अब 1 महीने होने जा रहे हैं और आप अपनी कर्मभूमि से दूर हैं। कैसे आप वहां पर लोगों से संपर्क में रहते हैं और कैसे उनको सहायता देते हैं, कैसे वहां की स्थितियों से निपट रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं अपनी जमीन से। कैसे करते हैं? हमने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन पिछले 2 साल से इस लोकसभा चुनाव के पहले हमने एक बहुत ही केंद्रित कंट्रोल रूम स्थापित किया है और वहां 24 घंटे 12 लोग, 12 हंटिंग लाइन वहां लोग बैठते हैं। और आज कोविड के पहले भी अगर जिला में कहीं आग लगे, कहीं हाई टेंशन वायर टूट जाए, कहीं एक्सीडेंट हो, और हमने अपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 65 एम्बुलेंस चलते हैं जो जीपीएस है। आपको अगर नंबर दे दे और उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो 15 मिनट के अंदर वो एम्बुलेंस पहुंचता है। एक दिन में 60 से 70 कॉल आता था सामान्य विषयों, और शाम तक मेरे पास रिपोर्ट हो। लेकिन अगर कहीं हत्या हो जाए, कहीं बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाए, तो हमको मिनट में उस कॉल को मैं ले लेता हूं जो मेरे पास आता है कंट्रोल रूम से। लेकिन कोरोना में मेरा कंट्रोल रूम वरदान सिद्ध हो गया। आज वहां छपड़ा के भीतर और छपड़ा के बाहर लगभग एवरेज 600 कॉल आता है। 25 तारीख से लेके अभी तक 28,000 कॉल बाहर के लोग जो छपड़ा के हैं उनका आया, और उसमें महाराष्ट्र से, गुजरात से, हिमाचल से, अरुणाचल से, चेन्नई से, इस प्रकार से लगभग 2800 राज्यों के कॉल आते हैं। केरल से जो कॉल आते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही विस्तार से व्यवस्था की थी कि प्रदेश मुख्यालय में एक उनका भी एक समन्वय का सिस्टम था। तो हम लोगों ने लगातार लोगों को खाना, ये है तो वो लोग जो छपड़ा के थे और छपड़ा से बाहर लेबर थे जो फंसे हुए। छपड़ा के भीतर हम लोगों ने ये वीडियो, मेरे यहाँ रेगुलर 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जिसमें से 100 के आसपास हमारे, जिसमें प्रखंड के अध्यक्ष है, सभी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सभी विधायक हैं और सभी प्रमुख हैं, और मुखिया भी रहते हैं और सामान्य पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी रहते हैं। बीच में डीएम, एसपी, एसडीओज, एडीएम्स, बिजली के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ये सब लोग जुड़ते रहते हैं और समय समय पर हम लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोटे तौर से मैं अभी फिंगर टिप्स पर हूं। अगर आप कोई भी योजना के बारे में, किसी भी विषय के, जैसे कल हमारे छपड़ा में ठनका गिरा, और ठनका गिरना से एक सुबह 9, साढ़े 9 बजे मेरे कंट्रोल रूम को सूचना आई। मेरे जिला में डीएम, एसपी से पहले हमारे यहाँ सूचना आता है। मतलब सबसे पहले मुझे जिला का किसी भी घटना का सूचना होता है, क्योंकि अब लोग ज्यादा भरोसा करते हैं हमारे यहाँ कॉल करे, बशर्ते कि एसपी के यहाँ करे, डीएम के यहाँ करे, एसडीओ के यहाँ। और हमने अपने व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर हमारे यहाँ से कॉल जाए तो डीएम भी उसको लेते हैं, जो भी शासन के लोग हैं वो लोग लेते हैं। अभी हमने सुशील मोदी जी उस दिन 2.5 घंटे हमारे साथ थे। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के विषय पर। कल सुबह प्रत्यय अमृत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है बिहार के पावर के, वो बिजली की समस्या पर, बिजली के विषय पर। वैसे आपको बता दें कि सारण जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जहां, जैसे सिवान, गोपालगंज हमारा ही कमिश्नरी है, हमारे यहाँ प्रत्येक अभी जो बिजली का खपत है 175 मेगावाट है। सिवान में 85 मेगावाट, 100 मेगावाट है, और गोपालगंज में 85 मेगावाट। हमारे यहाँ 7,000 किलोमीटर एलटी लाइन है और 10,000 ट्रांसफार्मर है, जो बिहार में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और 40 पावर सब स्टेशन है इतने छोटे एरिया में, और 10 का निर्माण हो रहा है। तो मोटे तौर से अच्छा, सड़कें हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, एम्बुलेंस सेवाएं जीपीएस युक्त है कंट्रोल रूम में। और शुरू में जन वितरण के दुकानों का बड़ा हुआ तो 33 लोगों पर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई, 33 दुकान सस्पेंड हुए। अब जन वितरण का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसलिए मोटे तौर से छपड़ा तो इज एट माय फिंगर टिप्स। मतलब ये मैं जितना जानता हूं आपको, और जिस तरीके से जानता हूं, उस दौर को भी जानता हूं जब छपरा में, छपरा कह रहा हूं, पूरे बिहार की खपत 700 मेगावाट हुआ करती थी, और तब भी छपरा का था। तो छपरा, हमारे दर्शकों को बता दिया जाए, छपरा वही जगह है जहां लालू प्रसाद यादव जी को आपने पटकनी दे करके, पटकनी शब्द अच्छा नहीं होता है लेकिन फिर भी राजनीति में पटकनी दी जाती है,
तो वहां उनको हरा करके आप जीते थे और जीतते रहे हैं। 28,000 अगर आप मतलब शिकायतें आपके पास आई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि छपरा में आप सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही लोकप्रिय नहीं है, राजीव प्रताप रूडी भी उससे ज्यादा लोकप्रिय, और पूरे देश पे शिकायतें आ रही। लेकिन सवाल यह है कि इतनी शिकायतें क्यों आ रही? क्या सिस्टम नहीं बन पाया? वहां छपरा में तो बन गया, या पूरे उस सिस्टम में गड़बड़ियां काफी थी जो आपके पास आई, फिर उसका निदान हुआ? फिर हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। ये 28,000 कॉल दो कैटेगरी के हैं। एक तो जिला के भीतर रहने वाले लोगों का कॉल आता है, जो इसका ब्रेकअप, जैसे मैं आज कल का ब्रेकअप आपको भी पढ़ के पढ़ाता हूं। ये मैं टोटल 30 दिनों में जो लोग छपरा के हैं और बाहर फंसे हैं, चाहे माइग्रेंट लेबर है, नहीं कर पाए, तो वो बेसिकली कोई कंप्लेन नहीं था, उनको राशन की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, इस प्रकार का है। हमारे यहाँ जैसे एक दिन का ब्रेकअप अगर आपको हम बताएंगे, आप कागज बना लीजिए, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा। कंट्रोल रूम अगर आप देखना चाहें तो मैं 5 मिनट में अगर आप कहेंगे तो अभी जब आपसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम आपको कंट्रोल रूम भी इसी स्काइप पर ले लेते हैं और वो आपको ब्रीफिंग देंगे और उनसे भी सवाल आप पूछ लीजिए। छपरा में काफी आज से 10 साल पहले भी जब पूरे बिहार की खपत जो है 600-700 मेगावाट हुआ करती थी, तब भी छपरा की खपत काफी हुआ करती थी। तो अब इतना ज्यादा वहां पर चीजें बन गई हैं, फैक्ट्री भी है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन इतनी मतलब ऐसे लोगों में जो बाहर हैं, वहां मतलब एक छटपटाहट रही है छपरा के लिए। इस बार भी मजदूरों को लेकर के काफी चीजें होती रही कि मजदूर को लिया नहीं जाएगा, ले नहीं जाया जाएगा, जबकि अन्य प्रदेश ले जाते रहे, और अब कोटा को भी लेकर के एक विवाद हुआ है। तो क्या इसकी जरूरत थी, या क्या ऐसे में, क्योंकि आप तकनीकी रूप से भी काफी सक्षम रहे हैं, तो क्या इसका हल क्या देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा कठिन सवाल करा और एक तो बड़ा नीतिगत फैसले की अब जरूरत है कि बिहार के इतनी बड़ी संख्या में पूरा देश चलाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। आखिर बिहार की ये पूंजी, मानव पूंजी जो पूरे भारतवर्ष में गया है, अब समय आ गया है एक नीतिगत फैसला लेकर के कि बिहार की बड़ी पूंजी जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, चाहे गुजरात में, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, आप अगर सूची देखेंगे तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो उससे अंदाजा लगेगा। और थोड़े से अंदाजा देने के लिए आपको बताएं कि जो हम लोगों ने जो मदद किया है कंट्रोल रूम से, नई दिल्ली में 2658 लोगों को, चेन्नई में 567 लोगों को, मिजोरम में 53, हिमाचल प्रदेश में 360, गुजरात में 3477, असम में 1999, हरियाणा में 2883, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में 5250 लोगों से संपर्क है। वहां 5729 लोगों का कॉल आया। इसी प्रकार से पंजाब में 1888 कॉल आए, 1312 लोगों से हमारा संपर्क हुआ। टोटल 24/3/2020 से लेकर 26/4/2020 तक 32,000 लोगों ने हमारे कार्यालय से संपर्क किया, जिसमें 25,555 लोगों को मोटे तौर पर मदद हो। ये आपने जो सवाल किए कि आखिर में इतनी बड़ी संख्या में जब लोग बाहर हैं, एक तो वो सब चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में गांव लौटें। बिहार सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है, कठोर निर्णय लिया है, और ये कई बार ये लोकप्रिय निर्णय नहीं है, लेकिन बिहार को अगर बचाना था तो बाहर से आने वाले लोगों को रोकना अनिवार्य था। अब जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोटा के बच्चों को बुला लिया, हमारे यहाँ भी बहुत प्रेशर था कि कोटा के बच्चों को, वो बिल्कुल वाजिब है। अब ये निर्णय आखिर में सरकार ने जब ले लिया कि हम बाहर के राज्यों को, लोगों को तब तक नहीं आने, और दूसरी बात है अगर वो आएंगे भी तो उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन रखना होगा। तो ये जो आपका सवाल है, एक तो इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और दूसरा आज की स्थिति में वो सब वापस लौटना तो चाहते हैं और लौटना भी चाहिए, लेकिन संकट बड़ा है कि आने दे तो सरकार की कैपेसिटी के उतनी है कि नहीं, कितने लोगों को क्वारंटाइन में रखना, टेस्ट करना। तो ये कैश 22 सिचुएशन है अंग्रेजी जिसमें कह सकते, जिसमें कहते हैं। इसलिए ये सवाल आपका मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं। वैसे देखिए, आज इसमें बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा है कि इस पर एक नीति बनाई जानी चाहिए, और ये भी बात स्पष्ट हुई है कि होम मिनिस्ट्री ने भी कह रही है कि साहब इनको वही रहना चाहिए। तो इसलिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि लगातार चीजें उठ रही थी, इसलिए सवाल वाजिब था मेरे ख्याल से। लेकिन अब आपसे, क्योंकि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है और आप
मतलब छपरा से ज्यादा इतने सारे, जब 26,000 लोग आपको पूरे देश भर से कॉल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक आपके साथ आप जननेता ही नहीं है, आप और डिफरेंट फ्रंट के भी बड़े नेता हैं। खास तौर से उड्डयन, उसका अगर हम उदाहरण लें तो आप उड्डयन की समस्याएं, उड्डयन क्षेत्र की समस्याएं आपकी फिंगर पे हैं, उंगलियों पे हैं। मैंने खुद आपके साथ में कई बार, मैं एक यात्री के तौर पर और आप उस समय मंत्री होते हुए भी आपने जहाज चलाए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब कोरोना काल में इस क्षेत्र की कितनी समस्याएं होंगी और कैसे उनसे निपटने की, आपके लिए निपटने की योजना से ज्यादा जरूरी है कि आपके सुझाव क्या हैं कि किस तरीके से सरकार को इसमें निपटना चाहिए और गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है? देखिए, पूरी दुनिया में हवाई सेवाएं बंद कर दी गई हैं जी। और इसमें भारत में ही देखेंगे तो इस सेवाओं के बंद होने से कम 30 लाख लोग एविएशन सेक्टर में प्रभावित हो रहे हैं और जो नुकसान है वो लगभग पूरे दुनिया में 119 बिलियन US डॉलर का है। उसको 7,000 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दे तो, और उसमें देखा गया है कि अगर एक सेवा, अगर विमान सेवा अगर उड़ता है या उसमें सेवा देने वाले व्यक्ति हैं तो उससे 30 लोगों को रोजगार मिलता है। और भारतवर्ष में हर टूरिज्म और एविएशन में 10 में से 2 लोग टूरिज्म और एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ये पूरा प्राइवेट क्षेत्र है, एक्सेप्ट की थोड़ी सी भागीदारी 0.001 आप कह सके टूरिज्म के क्षेत्र में ITDC है या एयर इंडिया है। इसके अलावा 98% जो भागीदारी है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो ये 2 क्षेत्र तो जिसमें सबसे ज्यादा मैन पावर और ह्यूमन मैन पावर और ट्रेन मैन पावर उपयोग होता है, तो बहुत भीषण स्थिति है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पर भी इसको compete करना है और मैं देख रहा था कि अमेरिका जिस प्रकार से अपने एयरलाइंस को कोई लोन नहीं दे रहा है, अमेरिका अपने एयरलाइंस को जिंदा रखने के लिए ग्रांट दे रहा है और अभी तक 9 बिलियन US डॉलर जाना, मतलब आप सोच सकते हैं 40-45 हजार करोड़ रुपया उनको दे रहा है सिर्फ जिंदा रखने के लिए। तो ये अभी तो पूरी स्थिति, क्योंकि अंतिम दिन तो तय ही नहीं हुआ है कि कोरोना कब समाप्त होगा, या अंतिम दिन तो तय ही नहीं हुआ है कि हवाई जहाज कब उड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि इसकी ये स्थिति ऐसी है कि हम भारत में कोरोना के बाद अगर हम सरकारी तौर से मदद ना कर पाए तो भारत की कम से कम 2 हवाई एयरलाइन जिनकी वित्तीय स्थिति पहले भी खराब थी, वो फिर से भारत में आसमान में नहीं उड़ पाएगी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और क्योंकि संख्या हवाई कंपनियों का पहले जेट बंद हो चुका है, फिर 2 विमान कंपनियां बंद हो जाएंगी, तो ये यात्रियों को आने वाले दिनों में काफी कठिनाई का भी सामना होगा और महंगे टिकट भी मिलेंगे। तो ये मोटे तौर पर बहुत कठिन स्थिति है एविएशन और टूरिज्म सेक्टर का। और मैं तो इस पर अभी क्योंकि अंतिम तिथि तय नहीं है, इसलिए इसका नुकसान और इसका रास्ता तो हम सब लोग यही चाहेंगे कि जितना जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन वो सरकार को निर्णय लेना है और सरकार सोच समझ के ही निर्णय लेगी, क्योंकि जान की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और यहाँ हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग एक दूसरे के सट के बैठते हैं, ये सेक्टर बहुत ही प्रॉक्सिमिटी का है, ट्रेन ट्रैवल में बहुत ही प्रॉक्सिमिटी का है। तो जब ट्रेन और हवाई जहाज का निर्णय होगा, मुझे विश्वास है कि सरकार सही समय पर जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि आप पैन इंडिया आप व्यू रखते हैं और आपका जो इतिहास रहा है वो भी उसी तरीके का रहा है। चंडीगढ़ में पढ़ाई की, फिर उसके बाद आए तो विधायक बन गए बहुत जल्दी उम्र में, इतनी बार राज्यसभा लोकसभा सभी आप कुछ कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं 3 4 बार। तो ऐसी स्थिति में आपका अनुभव क्या बताता है कि इस कोरोना काल से जब हम निपट लेंगे और आप लोग जितना आशान्वित हैं उसको निपटने के बाद किस तरीके का देश हम देख रहे हैं, किस तरीके के लोग देख रहे हैं, कैसी कैसी परेशानी हम झेल करके आगे बढ़ेंगे? मुझे देखिए, आप तो राजनीतिक जीवन का लगभग 30वां वर्ष है, लोकसभा राज्यसभा और विधायक, आपको पता नहीं इतनी बातें कैसे याद रखती हैं। आप तो बिहार से हमको देखते रहे, लेकिन सच पूछिए तो हम लोगों ने अपने पॉलिटिकल लाइफ में इस प्रकार की परिस्थिति, मैं तो अपने घर में बैठा हुआ इसके पहले की जितनी फाइल थी और जितना कुछ था उसको मैंने बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि मैंने कहा कि भारत के इतिहास में और
विश्व के अर्थव्यवस्था में तो अब तो नया चैप्टर खुलेगा और जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ नोट्स रह जाएंगे जो पुराने कागज हैं। अब तो हर कुछ नए रूप से लिखना होगा, नए सांचे में ढालना होगा, नए चुनौतियों के साथ जीना होगा, नया स्वरूप होगा। इसलिए आपका ये प्रश्न का उत्तर मैं आउटराइट नहीं दे सकूंगा, लेकिन हमें कोरोना जैसे परिस्थितियों का सामना भी करना है, इससे जीतना भी है, जीत के बाहर भी निकलना है और फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। देखिए, आज के तारीख में जो मैं देखता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में कोई बहुत डिस्ट्रेस आज के तारीख में नहीं है। और विशेषकर जो केंद्र की सरकार ने 3 महीने तक का राशन उपलब्ध करा दिया, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में डिस्ट्रेस मुझे नहीं दिख रहा है। और किसान फिर से खेती में लग गए हैं और रबी का फसल भी अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन है। खरीफ की फसल की तैयारी भी शुरू हो जाएगी मोटे तौर से देहात में। लेकिन जो शहर हैं और अर्बन, सेमी अर्बन और न्यू अर्बन लोग हैं, शायद इनके ऊपर मुझे लगता है कि ज्यादा होगा, क्योंकि इनका शहरों का लाइफस्टाइल अलग है, कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है, इंटरनेट का युग है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, शॉप्स, मॉल्स, रिटेल आउटलेट्स, इस प्रकार की चीजें हैं। मोटरसाइकिल खरीद लिया है हमने टेलीविजन खरीदा है, ईएमआई पेमेंट करना है, नौकरियों में कठिनाई होगी वेतन मिलने में। तो मुझे लगता है कि एक मिक्स एंड मैच इकोनॉमी चलानी पड़ेगी और फिर से वापस पटरी पर आने के लिए कठिन संघर्ष है, लेकिन मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब आपका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा दुविधा दिक्कत में शायद नहीं हो, जितना दुविधा दिक्कत में मध्यम वर्ग होगा या निम्न मध्यम वर्ग होगा, आकांक्षी वर्ग होगा। तो उसको क्योंकि आप फिर आप जिस बैकग्राउंड से आए, फिर उसके बाद आगे आपने देखा, तो आप क्या सलाह किस तरीके की देखना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को आगे करे, कैसे इनसे निपटे? और महीना हो गया लगभग, महीने भर में देश ने इस पूरे कोरोना काल को कैसे निपटा, इसको आप कैसे देखते हैं? 2 चीजें हैं। हम इसको बहुत बड़ी कामयाबी, जहां अमेरिका में, जहां फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में जिस प्रकार से अभी 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और जो परिस्थितियां पूरे दुनिया में आई हैं, जहां पर डेवलप्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप था, वहां इस प्रकार की मौत की तुलना में भारत ने तो बहुत ही अच्छा किया और देश के लोगों ने बहुत धैर्य मेंटेन किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिए हैं। अब हम इस लड़ाई में, क्योंकि अभी भारत आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान भारत का अभी इसलिए है कि 1.7 बिलियन लोग, यानी कि 170 करोड़ लोग यहाँ के लॉकडाउन में थे, जिसमें से 0.4 बिलियन यानी कि लगभग 40 करोड़ लोग दुनिया भर के हैं और 130 करोड़ लोग भारत का है, और जिसकी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। अगर एक महीना भी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में आप एक महीने का भी आय निकाल दे तो बहुत बड़ा नुकसान है। और क्योंकि जब चेन डिसरप्ट हो गया हो इकोनॉमी का, उसको रेस्टोर करने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये जस्ट गाड़ी स्टार्ट करके चल देने वाला नहीं होता है। चेन को रीएस्टैब्लिश करना और नॉर्मलसी लाना, खास करके आप इस बात को देंगे, कृषि से हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है मात्र 17% है, और सर्विसेज से और मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 65 से 70% है, जो कि बहुत बड़ा है। और ये दोनों सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और सर्विसेज। तो अगर इसमें बहुत बड़ा घात हुआ है तो उसको रिकवर करना और फिर इकोनॉमी को पटरी पर लाना। लेकिन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि चीन के सामने लोग भारत को ऑप्शन के रूप में शायद चीन के सामने दुनिया भर के लोग चुने, तो सरकार को इसको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मानते हुए, और बिहार के लिए तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बिहार की सरकार, मुझे ऐसा मानना है कि यही समय है कि वहां नया पटना हो, नया इंडस्ट्रियल एरियाज बने, नया सब कुछ हो, जो लोग आए बिहार को एक नया दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। मैं समझता हूँ बिहार की सरकार भी केंद्र की सरकार से पैकेज मांग व्यस्त होकर के बिहार में आए हैं, उनके जीवन को भी वापस भारत
एक औद्योगिक क्षेत्र बने, मुझे विश्वास है बिहार के मुख्यमंत्री इस दिशा में काम करेंगे। बिहार एक इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में उभर के आ सकता है। इस बार के कोरोना ने स्थापित कर दिया है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग पूरे भारतवर्ष में है, अगर ये बिहार की अपनी ताकत अपनी धरती पर घर लौट करके बन जाए तो शायद इससे ताकतवर के पास इतना स्किल्ड मैन पावर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो सिलाई बुनाई में हो, चाहे अपैरल्स में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में उठा लीजिए। अभी ऐसे कौन से कदम बिहार सरकार ने उठाए जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा आशान्वित हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और काम हो रहा है? बहुत सिंपल है। इसमें बिहार में बिजली लगभग 22 से 23 घंटा 24 घंटा बिजली की उपलब्धता, सड़कें, विधि व्यवस्था और मोटे तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है। तो मोटे तौर में बिहार का अब वातावरण बिल्कुल सही है एक प्रगतिशील राज्य के रूप में परिवर्तित होने में। अब बहुत अच्छा वातावरण। ऐसे मौके पर कोरोना काल में देश की राजनीतिक स्थितियां और जो राजनीतिक मतभेद होते थे वो क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं या समय की मांग है इसलिए नहीं हो रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज तो मुझे विश्वास है कोरोना तक तो ये सब विराम रहेगा, लेकिन विराम के बाद युद्ध विराम रहेगा, विराम सा रहेगा। उसके बाद तो फिर तो चुनावी राजदंगल में जाने के पहले आज इस साल बिहार का चुनाव है वो तो शुरू होगा। लेकिन मोटे तौर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है बिहार के मुख्यमंत्री के साथ, वो बहुत ही अटूट और इस संक्रामक समय में सबने बहुत अच्छी भूमिका नेतृत्व दिया है मुख्यमंत्री बिहार में। आपको क्या लगता है कि चुनाव बिहार में इन हालातों में सही समय पर अभी हो सकता है या इसमें कोई संभावना है कि वो आगे हो? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैं वो तो चुनाव आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच है, लेकिन चुनाव तो होना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा आपू जी। और एक बार मेरे कंट्रोल रूम से 30 सेकंड का आपको रिपोर्ट दिलाता हूं। कंट्रोल रूम कृपया बताइए आज अभी तक कितने कॉल प्राप्त हुए हैं? आप देख सकेंगे कि मेरे कंट्रोल रूम से। हाँ जी, प्रणाम सर। अकू जी हमारे संपादक बहुत पुराने मित्र हैं, बोलिए फटाफट बोलिए। जी प्रणाम सर। अभी तक सर 443 कॉल आया है सर। एम्बुलेंस से रिलेटेड सर 79 कॉल है। 75 एम्बुलेंस अपना अस्पताल तक पहुंचाया है मरीज को सर। बाहर रह रहे लोगों का 261 कॉल है सर। राशन से सहायता या अन्य किसी सहायता से रिलेटेड सर 63 कॉल है। बाकी अन्य कॉल है सर। बाघाकुल मुखिया के एम्बुलेंस जो गया है अपना सर बाघाकुल पंचायत में एम्बुलेंस, उसी एम्बुलेंस से वो कोरोना का केस निकला है सर, वो अमनौर से उसी एम्बुलेंस आया था। तो ड्राइवर को, चालक को और एम्बुलेंस को वहां सील करके रखा गया है। चालक का बार बार फोन आ रहा था, मुखिया जी का कॉल आ रहा था, बसंतपुर पंचायत से कॉल आ रहा था कि ड्राइवर को रखा गया, तो सर उसके लिए बात हुआ है सर। और अकू जी को पूरे बिहार राज्य पूरे देश का जो कॉल आया उसके बारे में रिपोर्ट दे दीजिए। हाँ सर, दे देते हैं सर, एक सेकंड दे नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ, ये तो अद्भुत है आपकी जो व्यवस्था है, ये तो अद्भुत है, जो बहुत कम शायद सांसद के तौर पर लोग कम ही कर पाते होंगे, बल्कि मंत्री के तौर पर भी बहुत कम लोग कर पा रहे होंगे। एक चीज और बताइए सर। कंट्रोल सर बोल रहे हैं सर। टोटल सर अपने यहाँ सर 32,117 लोगों का रिक्वेस्ट आया है सर। उसमें से 25,555 लोगों को सुविधा मिला है, लाभान्वित हुए हैं सर। स्टेट वाइज बता दे रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में 2,499 लोगों का रिक्वेस्ट आया है, इसमें 1,900 लोगों को सहायता मिल गई है सर। नई दिल्ली में सर 4,006 लोगों का आया है। ये बता दीजिए कि अभी कितने एम्बुलेंसेस रोड पर हैं और प्रकार के? अभी सर लगातार सबसे ज्यादा सर अभी 43 एम्बुलेंस सर अभी ऑन रोड सर, रोड पे लेके सर आ रहा है, कुछ जा रहा है सर। उसका ट्रैकिंग अभी हम लोग 2 मिनट पर जीपीएस पर है। और आप बताइए, आग लगता है, एक्सीडेंट होता है, ठक्का गिरता है, तो प्रकार से आप सर जैसे आग लग जाती है सर, तो पहले तो फायर जो पदाधिकारी हैं अनुमंडल स्तर के, जिला स्तर के, तुरंत हम लोग सब लोग लग जाता है। अलग अलग लोग कॉल कर देते हैं, एसपी साहब को सूचना देते हैं, एसडीएम साहब को बोलते हैं, सीओ साहब को बोलते हैं, बीडीओ को बोलते हैं सर। लगातार जितने संबंधित पदाधिकारी हैं सबको सूचना दे दिया जाता है सर। लोकल जो अपने वर्कर हैं उनको भी हम लोग फोन करना शुरू कर देते हैं।
कि अपने स्तर से जो कैसे उनकी सुविधा पहुंच सकती है सर, वैसे हम लोग बता देते हैं, फटाफट सर वहाँ सुविधा हो जाती है लोगों को। बहुत बढ़िया। और यहाँ की जो फायर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग काम कर ले अपना, धन्यवाद। हाँ अकू जी बताए साहब ये मैं लेकिन एक चीज बताइए, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि चुनाव कब होगा नहीं होगा, चलिए अभी इस पे आपकी टिप्पणी नहीं है, लेकिन क्या लगता है चुनाव में बिहार में किस तरीके के मुद्दे छाए होंगे? इतनी तो बात हो ही सकती है ना फिलहाल मुद्दे। तो मैं समझता हूं कि बिहार में सरकार ने, देखिए मैं तो बहुत मैं इसमें बहुत प्रैग्मेटिकली कहूंगा, आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो बिहार की सरकार की छवि बहुत अच्छी है, और कॉम्बिनेशन में चीफ मिनिस्टर ने हर संकट में, चाहे वो बाढ़ हो, बाकी संकट का समय हो, एक मॉडेस्ट फेस है उनका, और हमारे सुशील मोदी एक अच्छी सरकार है। आज की तारीख में वहां कोई विपक्ष के बारे में कोई चर्चा नहीं, और नहीं है। सरकार, केंद्र की सरकार का, एक देश के प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा वर्चस्व, बड़ा समर्थन है बिहार को। तो मुझे लगता है कि बिहार में आगामी चुनाव में हमारी सरकार वापस बने। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।